नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं, यानी कि योगाहार पे। योगाहार मतलब कुदरत के कानून, योग शास्त्रों के आधार पे आहार की सिस्टम को हमको समझ लेना है और इससे हम अपनी सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं और जीवन भर बिना दवाई से जी सकते हैं। तो जो लोग नए हैं वो लोग योगाहार को पूरा समझने के लिए हमारी योगाहार की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ जाए और वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स है, वो 12 वीडियो का प्लेलिस्ट है, वो देखे। काम की बातें में मटके का पानी पीने से बोतल नहीं चढ़ाना पड़ेगा। માટલાનું પાણી પીવાથી બાટલા નહીં ચડાવવા પડે, એ ગુજરાતીમાં કહેવત છે। मटके का जो पानी होता है वो फ्रेश होता है। आप अब गर्मी की मौसम आएगी क्योंकि उत्तरायण चली गई है, उत्तरायण के बाद गर्मी शुरू होने वाली है, तो हर साल एक नया मटके का पैसा खर्च कीजिए। मटके में पानी नेचुरली कोल्ड होता है, ठंडा होता है, और वो ऐसे होता है कि पानी जो होता है वो मटके की जो दीवार है वो पोरस होती है, तो दीवार के अंदर उसका सीपेज होता है और बाहर की सरफेस तक आता है, और बाहर का जो ऑक्सीजन होता है उसके कांटेक्ट में आता है वायु और उसको ठंडा करता है, और मटके के अंदर वो पानी जो होता है वो सर्कुलेट होता रहता है, मटके की दीवार के बाहर तक आता है, बाहर की हवा के संसर्ग में आता है, फिर अंदर जाता है, और ऐसे वो पूरा मटके का पानी एकदम कोल्ड फ्रीज जैसा हो जाता है। फ्रिज में आप जो पानी रखते हो वो बॉटल में होता है, वो प्लास्टिक की बॉटल होती है और वो बॉटल कभी पोरस नहीं होती है। हाँ, इसके अंदर छिद्र नहीं होते हैं, या और यहाँ मटके के पानी, मटके की दीवार में क्या छिद्र होते हैं, आपने देखा होगा वो ट्रक वाले होते हैं, तो वो एकदम जाड़ा गाढ़ा वीविंग किया हुआ ताड़पत्री की में कपड़े में से बनाई हुई पानी की बैगे वो गाड़ी के आगे लटका देते हैं, तो वो भी मटके जैसा ही काम करती है। तो आपको वो फ्रेश वाटर मिलता है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत होता है। ठीक है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो आप जो पानी पीते हो वो पानी ऑक्सीजन से रिच होना चाहिए, और मटका का काम यही है आपके पानी में ऑक्सीजन ज्यादा देने का। तो आप मटके का पानी हर साल पिए, गर्मी के मौसम में खास पिए, क्योंकि गर्मी में ठंडा भी जरूरी है और ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, सालों पुराना मटका वही का वही इस्तेमाल करते हैं, वो पानी ठंडा भी नहीं करता है। क्यों? पैसे खर्च हो जाते हैं। अब दवाई के पैसे खर्च करते हो और मटके का पैसा खर्च करने की तैयारी नहीं है, ये तो कोई मतलब नहीं है जीवन का। तो आप मटके का पैसा खर्च कीजिए। मैं तो बोलूंगा हर साल एक नया मटका ही ले लेना चाहिए। हाँ? एक मटका लेने से क्या होगा कि जो लोग बनाने वाले हैं, कुम्हार लोग जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, उन लोगों को आमदनी भी हो जाएगी, उनका जीवन दौरान भी चला जाएगा। और ये सारी चीजें मशीन में बनती नहीं है, मैन्युअली ही बनाना पड़ता है। मशीन मटका कभी नहीं बना के दे सकता। ठीक है, तो रोजगारी भी मिलती है, आपको अच्छी हेल्थ भी मिल जाएगी। आज मोरिंगा के ऊपर बात करेंगे। मोरिंगा मतलब सहजन, और गुजराती में उसको सरगवो कहे छे, तो ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, या मोरिंगा। मोरिंगा एक कल्प वृक्ष है, उसकी सारी चीजें, हर एक चीज काम की है। उसकी मूल से लेके उसकी पत्तियां, उसकी जो सींगी आती है, फल आते हैं वो, उसके फ्लावर्स,
जो फूल होते हैं वो, और उसके सीड जो बीज निकलते हैं वो भी इतने ही काफी काम के हैं। तो आप सरगवा जो है उसकी हर एक चीज काम की है, और इसीलिए अभी आधुनिक जमाने का वो कल्प वृक्ष है। शरीर के लिए जितनी चीजें मोरिंगा का पेड़ दे सकता है इतना शायद दूसरा कोई पेड़ नहीं देगा। तो इसके फूल से लेके उसके सीड से लेके काफी चीजें काम की है। उसका जो सीड है वो जॉइंट पेन में लुब्रिकेशन करने का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है। उसके जो फल है फूल है उसकी सब्जी बना के खाने की एक परंपरा सिंधी कम्युनिटी में है। सिंधी लोग उसके फूल के सब्जी बना के खाते हैं। तो वो काफी फायदे वाली चीज है। यहाँ लिखा हुआ है सब एक एक चीज कौन सा क्या क्या फायदा करते हैं, लेकिन सबसे कोई अच्छी चीज है तो वो है उसके पत्ते। सींग जो है वो वजन वाली है, ताकत देती है, साथ में लुब्रिकेशन भी करती है जॉइंट पेन में। डायरिया, लीवर और स्प्लीन प्रॉब्लम में वो काफी अच्छा काम करती है। फ्लावर भी बहुत अच्छी चीज है और उसके सीड भी बहुत काम की चीजें हैं। तो यहाँ बाकी दूसरी चीजों के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो पत्ते हैं वो पत्ते ऊपर बहुत बढ़िया काम की चीज है शरीर के न्यूट्रिशन के लिए। तो ये मोरिंगे के पत्ती जो होती है उसमें आप देखो तो उसमें लगभग 92 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 46 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, 36 प्रकार की एंटी इंफ्लेमेटरीज होते हैं, 18 प्रकार की एमिनो एसिड होते हैं, 9 प्रकार से एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप देखिए तो दही से 2 गुना प्रोटीन, केला से 3 गुना पोटेशियम, दूध से 4 गुना कैल्शियम, गाजर से कैरेट के हिसाब से 4 गुना विटामिन ए, और ऑरेंज के हिसाब से 7 गुना विटामिन सी होता है। तो ये मोरिंगा का जो पत्ता है वो हमारे शरीर की शायद ऐसी कोई न्यूट्रिशन बाकी नहीं रहती है जो नहीं देता हो। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी तो यहाँ लिखी हुई है, हाँ, कितने प्रकार की उसकी गुण है। तो ये उसके ऊपर यहाँ गुजरात में एक बार न्यूज़पेपर में पूरा रिपोर्ट आया था। तो इसमें हेल्थ के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे मोरिंगा सहजन के ऊपर। ये डॉक्टर आबिद कुरैशी है, वो स्टेट न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है गांधीनगर में। तो उन्होंने लिखा है કે અમે કુપોષિત બાળકોની માતાઓ અને આંગણવાડીની બહેનોને સરગવાના પાનના ભજીયા, થેપલા, રોટલી, ભાખરી અને ચટણીમાં ઉપયોગ કરવાનું કહીએ છીએ। तो वो जो जो माल न्यूट्रिशन के भोग बने हैं, कुपोषित बालक है, माताएं हैं, वो सबको ये मोरिंगा की पत्तियों का थेपला बनाना, रोटी बनाना, भाखरी, चटनी और सब्जी बना के खाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये डॉक्टर आबिद कुरैशी का स्टेटमेंट है। दूसरे दो डॉक्टर है, डॉक्टर जयेश सोलंकी, वो स्टेट नोडल ऑफिसर है न्यूट्रिशन में गांधीनगर में। वो लिख रहे हैं જગતના અન્ય કોઈ પણ સુપર ફૂડ કરતા સરગવામાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વો બહેતર છે। હૃદય અને તેની નળીઓને સ્વસ્થ રાખવાની ક્ષમતા માત્ર તેમાં છે। तो ये डॉक्टर जय सोलंकी बोल रहे हैं कि जगत के किसी भी सुपर फूड के हिसाब से सरगवा में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है मोरिंगा में, और हार्ट और उनकी खून की नलिकाओं के नलिकाओं को स्वस्थ रखने में सहजन की पत्ती से बेहतर कोई नहीं है। दूसरे डॉक्टर है श्रुति भारद्वाज, वो डायटिशियन है, नारायणी हॉस्पिटल अहमदाबाद की है। वो बोल रही है अनेक शारीरिक खामियों समस्याओं समाधान સરગવામાં રહેલું છે, એટલે મારા કહેવાથી નહીં પણ તેમાં રહેલા ગુણોથી તે પોષણનું પાવર હાઉસ બની જાય છે। तो ये बोल रही है कि शरीर की जितनी खामियां हैं वो सब समस्याओं का समाधान
ये मोरिंगा सहजन की पत्तियों में है, और वो बोल रही है कि मेरे कहने से नहीं, लेकिन मोरिंगा के गुण को देखते हुए वो पोषण यानी कि न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, वो उनके शब्द है। तो एक बढ़िया बात उन्होंने बताई है। दूसरे दो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश वाघेला, जो अधिक नियामक है आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग में। उन्होंने लिखा है, કુપોષિત બાળકોમાં જ્યારે અપૂરતા ખોરાકને કારણે નવા કોષોનું ઉત્પાદન મંદ પડી રહ્યું હોય ત્યારે સરગવો ખૂબ ઝડપથી નવા કોષો પેદા કરે છે। तो ये डॉक्टर साहब ये बोल रहे कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनके खुराक में जब नए अपूर्ता न्यूट्रिशन वाला खुराक जब कम पड़ता है तो उनके शरीर में जो नए सेल बनने की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। तो उसको वो नए सेल बनाने की जो झड़प है, स्पीड है, उसको बढ़ाने का काम ये मोरिंगा का पत्ता सबसे बढ़िया करता है। दूसरे डॉक्टर गौरव दहिया है, वो डायरेक्टर है गुजरात राज्य का स्वास्थ्य मिशन है, उसमें है। वो लिख रहे हैं कि સરગવાનો એક નાનો કપ 157% આરડીએ વિટામિન સી આપે છે। તેના એક કપમાંથી દૈનિક જરૂરિયાતનું વિટામિન B6 આસાનીથી મળી રહે છે। तो ये डॉक्टर गौरव भाई बोल रहे हैं कि ये विटामिन सी सरगवा का एक छोटा सा कप और विटामिन B6 पुष्कर सरगवा में से मिलता है। दूसरे एक डॉक्टर है, डॉक्टर विनीत मिश्रा, वो आईवीएफ एंड स्त्री रोग के निष्णात है, सिविल हॉस्पिटल में है। वो लिख रहे हैं कि સરગવો એક એવું સસ્તું શાક છે જેનું નિયમિત સેવન કરવાથી સ્ત્રીઓની અનેક શારીરિક ફરિયાદો ગણતરીના દિવસોમાં दूर થાય છે। तो ये डॉक्टर विनीत मिश्रा बोल रहे हैं कि सहजन की सब्जी वो नियमित लेने से स्त्रियों की हर प्रकार की शारीरिक समस्याओं थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाती है। दूसरी एक डॉक्टर श्वेता बनर्जी बोल रही है, लाइफस्टाइल काउंसलर है, न्यूट्रिशनलिस्ट है, अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रही है। वो बोल रही है, સરગવાને તમે પોષણનું પાવર હાઉસ કહી શકો। તેમાં સંતરાની છાલની સરખામણીએ 7 ગણું વિટામિન સી છે, ગાજર કરતા 4 ગણું વિટામિન ए છે। तो ये बोल रही है कि સરગવા यानी कि सहजन में पावर हाउस है पोषण का, और संतरा के हिसाब से उसमें 7 गुना विटामिन सी है और गाजर के हिसाब से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए है। तो ये सहजन यानी कि ड्रमस्टिक का पत्ता आपके लिए न्यूट्रिशन का पावर हाउस हो सकता है। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन के लिए ये सरगवा की पत्तियों का पाउडर मिलता है, सरगवा की पत्तियों की कैप्सूल भी टैबलेट भी मिलती है, और सरगवा के पत्तियों में से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट किए हुए कैप्सूल भी अवेलेबल है। तो ये तीनों चीज, पाउडर, पत्तियों का, उसकी गोली और उसकी कैप्सूल, और वो कैप्सूल वेज कैप्सूल होती है, वो जिलेटिन वाली नहीं होती है, नॉन वेज नहीं होती है, वो वेजिटेबल्स में से ही बनी हुई कैप्सूल होती है। तो वो वेज कैप्सूल के साथ वो हम तैयार करवाते हैं और अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो हमारे पास से मंगवा सकते हैं। दूसरा, आगे काम की बातों में, पुरुष जो होते हैं वो महिला के दर्द को क्या जाने। महिला यदि काम करती है तो श्वास फूल जाता है, अगर बैठी रहती है तो सांस फूल जाती है, सासू फूल जाती है, और कुछ नहीं करती है तो शरीर फूल जाता है, मोटी हो जाती है। बिचारी को तो काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काम करती है तो शरीर में दिक्कत आती है, नहीं करती है तो सासू को दिक्कत आ जाती है, और बैठी रहती है तो शरीर फूल जाता है। चारों साइड उसको समस्या ही समस्या है। ठीक है, एक बात सही है कि पुरुष अपनी प्रगति बिना स्त्री के सपोर्ट नहीं कर सकती है। आप जो भी काम कर रहे हो इसके पीछे आपकी घरवाली का साथ बहुत होता है। आप घर जाते हो तो आपके लिए
रसोई तैयार होती है, आपका घर साफ रहता है, कपड़े तैयार रहते हैं, आपकी हर जरूरत चीजों को वो संभालती है। और सबसे बड़ा, आपके बच्चों को जो ट्रेनिंग देती है वो आपके हिसाब से, पुरुष के हिसाब से स्त्री ही ज्यादा देती है। तो पुरुष और स्त्री के हिसाब से स्त्री उनकी बच्चों की देखभाल के लिए सबसे ज्यादा रोल बजाती है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भी आप जो भी कमा रहे हो पुरुष लोगों को, उसका आधा मिल्कत का हिस्सेदारी आप अपनी पत्नी को बनाइए। आपने मकान लिया है तो आपकी पत्नी के नाम आधा कर लो। आपके पास जितने पैसे है, बैंक बैलेंस है, वो उसमें आप ज्वाइंट अकाउंट में उसका नाम दाखिल कर लो। हाँ, मैंने देखा है कई पत्नियों को मोबाइल का रिचार्ज करने का पैसा उनके पास नहीं होते हैं, ऐसे घर मैंने देखे हैं। हाँ, तो ये हराहर, क्या बोलते हैं उसको, गुलामी बोलते हैं। गुलामी करके स्त्री को जीना नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ सहकार भी नहीं देना चाहिए। हाँ, जो लोग अपनी पत्नी के मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए भी उसके पास पैसे मांगने पड़े, ये तो गलत है। ठीक है, और स्त्री है तो आप लोग हैं, आप स्त्री नहीं होगी तो आपकी क्या हालत होगी, सिर्फ सोचो। ये भारत देश में ही स्त्री को इतना महत्व दिया गया है, बाकी दूसरी दुनिया के दूसरे जो धर्म वाले हैं वो लोग स्त्री को इतना महत्व नहीं देते हो, पुरुष प्रधान है। क्रिश्चियन में भी पुरुष प्रधान ज्यादा है, और मुस्लिम लोगों में भी पुरुष प्रधान ज्यादा है। स्त्री की जो ताकत है, स्त्री की जो वैल्यू है, उसका जो महत्व है, वो अपने भारत में सबसे ज्यादा है। और फिर भी कई कई लोगों के घर में स्त्रियों की कोई कीमत नहीं है। मुझे खेद हो रहा है, मैंने एक ऐसी फैमिली देखी थी कि उनके दोनों लड़कों की शादी डॉक्टर लड़की के साथ हुई थी, दोनों डॉक्टर थी, और दोनों डॉक्टर बहुए जब शादी करके घर आई तो घर की वो फैमिली पैसे वाली थी, धंधा वाली थी, बिजनेस वाली फैमिली थी। तो वो लोगों ने, वो जो बहुएं आई बेटों की, जो डॉक्टर थी, वो दोनों बहुओं को घर के काम में लगा दिया। घर में कचरा पोता, रसोई, वो सारे घर काम जो घरघाटी करता है वो काम सारे काम उनको सौंप दिए और काम वाले को छुड़वा दिए। अब जो बेटी डॉक्टर बन के पढ़ी लिख के एक ससुराल जाती है तो वहां वो मजदूर हो जाती है। तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, समाज को जरूरत है, आप उनको फ्री सेवा के लिए भेज दो। वो डॉक्टर है तो कुछ तो लोगों की सेवा करेगी। आपको पैसे की जरूरत नहीं तो मुफ्त में कराइए, और वो थोड़ा कमा के लाएगी, वही पैसे से आप घर में काम वाले रखिए, रसोई वाले, कचरा पोता वाले, या बर्तन मांजने वाले को मजदूर रख दीजिए, वो काम घर काम करने वाले मिल जाएंगे, उनको पैसा दे दीजिए, उनके पास कराइए। लेकिन जो बेटी डॉक्टर हुई है वो घर में ऐसे मजदूर के काम क्यों करे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लोगों को जागरूक होने के लिए मेरा ये संदेश था। एक बार सरकार के डिपार्टमेंट ने कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर उन्होंने टेस्ट किए, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर घातक पदार्थ जो शरीर को नुकसान करते हैं ऐसे मिल गए थे, और उसका एक रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आया था। तो पेप्सिको और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक्स में भी एंटीमोनी, लीड, सिसु, जिसको सिसु बोलते हैं, क्रोमियम, कैडमियम और कई अलग प्रकार की जहरी तत्व पाए गए हैं। तो यहाँ ये रिपोर्ट आया था, वो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे आप दिख रहे हो। तो आप जो कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन है, उन लोगों को सावचेत हो जाने की जरूरत है। आप उससे अवॉइड कीजिए। इससे अच्छा है कोई भी फल का जूस बेचने वाला हो, उसके पास जाइए और वहां से फल के रस निकाल के पी लीजिए। एक कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। और आप फलों का रस पीना चालू करोगे तो खेडूत की आमदनी बढ़ेगी,
देश का पैसा देश में रहेगा और गरीब लोगों को कुछ आमदनी हो जाएगी। आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो मल्टीनेशनल कंपनी पैसा ले जाएगी और वो पैसा देश के बाहर जाएगा, और आप फल के रस पियोगे तो वो देश में ही रहेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मेहमान भी आ जाते हैं घर पे तो उनको कोल्ड ड्रिंक मत पिलाइए, आप उनको फलों का रस निकालिए या तो मंगवा लीजिए और उसको पिलाइए, ठीक है। तो भी हमारे देश के खेडूतों की आमदनी बढ़ जाएगी, खेडूत लोगों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक हमारे पास मैसेज आया था, यहाँ गुजरात में एक वडगाम बनासकांठा में एक गांव है, वहां के एक दादा है, उनकी उम्र वो लोग बोल रहे 130 साल है। तो रिपोर्ट खुद ही आप सुन लीजिए। ચીન અને જાપાન જેવા દેશો દાવા કરે છે કે અમારા દેશમાં લોકો 100 કે 110 વર્ષ સુધી જીવે છે, પણ આપણો ભારત દેશ તેમનાથી કંઈક અલગ જ છે। બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકામાં એક વ્યક્તિ 130 ની વયે પણ સક્ષમ અને હરીફરી પોતાનો સમય ગામમાં ફરી અને પોતાના ખેતરમાં રહી સમય વ્યતીત કરી રહ્યા છે। જ્યારે આપણે મીડિયા અને યુટ્યુબ જેવી મલ્ટીમીડિયા ચેનલ પર જ્યારે ચીન અને જાપાન જેવા દેશો દાવા કરે છે એ અમારા દેશમાં લોકો 100 કે 110 વર્ષ સુધી જીવે છે, પણ આપણો ભારત દેશ તેમનાથી કંઈ કમ નથી। વડગામ તાલુકાના અંધારિયા ગામના વતની રબારી સોમાભાઈ લાલાભાઈ 130 ની ઉંમર પાર પાડી ચૂક્યા છે। તેઓ આજની તારીખમાં પણ સ્વસ્થ અને નિરોગી જોવા મળે છે। સોમાભાઈ રબારીને 5 દીકરા અને 2 દીકરીઓ, તેમાંથી 2 મોટા પુત્ર મૃત્યુ પામેલ છે અને હાલમાં જ તે હયાત પુત્ર છે। તેઓની ઉંમર 65 વર્ષની છે અને એમનું નામ પ્રભાતભાઈ સોમાભાઈ રબારી છે। સોમાભાઈ પાસેથી જાણવા મળે છે કે જ્યારે તેઓ નાનપણમાં સમજતા થયા ત્યારે 0.50 પૈસે કિલોગ્રામ ઘી હતું। ત્યાંના ખોરાક અને અત્યારના ખોરાકમાં રાત દિવસનો ફરક જોવા મળે છે। સોમાભાઈએ આજ સુધી ક્યારેય ચા પણ નથી પીધી। તેમના કહેવા મુજબ આજની તારીખમાં પણ તેઓએ ક્યારેય કોઈ દવા કે ઇન્જેક્શનની પણ જરૂર ક્યારેય નથી પડી, કારણ કે આજ દિન સુધી તેઓ ક્યારેય બીમાર પણ નથી પડ્યા અને નથી ક્યારેય કોઈનો સહારો લીધો અને આખા ગામમાં તેઓ શાંતિથી હરીફરી પોતાનો સમય ગામમાં ફરી અને પોતાના ખેતરમાં રહી समय व्यतीत करे छे। दीपक पुरबिया, आजाद न्यूज, वडगाम। यहाँ ये दादा की आयु बता रहे 130 साल, उसके 2 बड़े बच्चे गुजर चुके हैं और छोटा तीसरा नंबर का बच्चा है, उसका उम्र 65 बताया है। तो मेरे हिसाब से शायद 130 तो नहीं होगी, उसकी थोड़ी कम होगी, 100 के आसपास, क्योंकि 25 साल 30 साल से पहले तो बच्चे आ ही जाते हैं सबको, और उनको 2 बच्चे गुजर गए हैं और अभी जो है वो 65 साल का है। तो शायद 100 के आसपास होगी वो जो बोल रहे हो, मुझे तो थोड़ा डाउट है, जो भी है। लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि मैंने कभी चाय नहीं पी है, और वो एक्टिव है और काम करते रहते हैं, कभी उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। तो एक दूसरी उनकी देखिए, हमने एक वो तम्बाकू पी रहे हैं, चुंगी पी रहे हैं, तो वो व्यसन, तो यहाँ ऐसा गलत मतलब नहीं निकालना है कि भाई वो दादा 100 से ज्यादा जी रहे तो मैं भी तम्बाकू खाऊं या पीऊं। हाँ, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक इम्यूनिटी होती है, वो पूरा थोड़ा शायद वो तम्बाकू का सिगरेट पी के वो थोड़ा नुकसान कर रहे हैं, सामने वो शरीर को एक्टिव रखते हैं और दूसरा नई बिन जरूरी चीजें नहीं खाते हैं और काम में लगे रहते हैं, तो वो लंबा आयु भुगत पाते हैं, ठीक है। तो ये तो अल्टीमेट क्या है कि आप कितना खराब काम कर रहे हो और कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप शरीर में कितना अच्छा डाल रहे हो और कितना खराब डाल रहे हो, दोनों का जोड़ लगा के जो बैलेंस होता है वही आपका शरीर में रिजल्ट दिखता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो हर रोज एक पेग दारू पीने वाले 100 साल जिए हैं, लेकिन वो खाने में ध्यान रखते हैं, चबा के खाते हैं, एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो उन लोगों के शरीर में समस्याएं नहीं आती है, ठीक है। तो आपको भी ये दादा की तरह लंबी आयु मिल जाए, इसके लिए आपको चबा के खाने की आदत डाल दो, एक्टिव रहिए, हरी पत्ती और सब कुछ खाते रहिए, जरूरत से ज्यादा मत खाइए, ये आपको ध्यान रखना है। एनडीएस में प्रश्न आया है, एक भाई है, नाम लिख रहे हैं खोड़ा भाई के गोहिल,
उनकी उम्र है 45 साल, वजन है उसका 62। उनका पहला वजन था 78 केजी। तो 78 से 62 केजी आ चुके हैं, तो काफी फायदा हो गया है उनको। मैंने 2016 में पेट में पेन होता था और रिपोर्ट करवाया, तो आंतरडा में आंतों के अंदर सूजन बताई गई थी और दवाई लिया था, लेकिन उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है। और 2017 में उन्होंने दूसरी दवाई भी खाई। 18 में उसको डायबिटीज हो गए और रोज की 4 गोली खाने लगे थे। पक्षी बाद में उन्होंने वो लिख रहे हैं कि यूट्यूब में मैंने एनडीएस देखा और वीडियोस देखते देखते राजेश पटेल का બધા वीडियो જોયા। राजेश पटेल के सब वीडियो देखे और બધા वीडियो જોયા પછી 2 महीना उन्होंने सुबह में फास्टिंग किया, दोपहर को हरी पत्ती का जूस पिया और सांझ को सलाद, पत्ती और तीसरे महीने के बाद उन्होंने रात को खाना चालू किया। 2 महीना एनिमा लिया सवार सांझ और उनको दूसरा प्रॉब्लम खत्म हो गया है, डायबिटीज चली गई है, मगज की दवाई बंद हो गई है। लेकिन उनको जब एनिमा लेते हैं तो पेट में पेन होता रहता है, वो बंद नहीं हुआ है, उसका ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। वो लिख रहे हैं कि मैं मेल शुद्धि और त्रिफला भी इस्तेमाल करता हूं, तो उसके लिए मार्गदर्शन मांगा है। तो पहले तो उनका जो 78 वजन था वो 62 हो गया, डायबिटीज चला गई, गोली चली गई, उसकी मगज की दवाई बंद हो गई, तो वो सारे फायदे हो चुके हैं। एनिमा भी लिए है उन्होंने, लेकिन उसका आंतों में जो सूजन है या पेन हो रहा है वो अभी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बोलूंगा कि आप एक बार ये पूरी डायग्नोसिस करा लीजिए, क्योंकि आंतों में क्यों समस्या है ऐसे रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले एक बार बॉडी चेकअप करा लीजिए, रियल में क्या है, अंदर कोई गांठ है या आंतों के अंदर जो छोटी या बड़ी आंत में से आगे जाने का रास्ता जो है वो कहीं फंसा हुआ है। कई बार कई चीज फंसी हुई रह जाती है अंदर। हाँ, हमने कई लोगों को देखा है कि जो मोटे हो जाते हैं तो उनके आंतों में कोयले हो जाते हैं, मल के कोयले जैसे, कठन पत्थर जैसे हो जाते हैं, तो वो अंदर फंसा रहता है। तो वो शुरू में आप एनिमा लेते हो तो 1 महीना 2 महीने के बाद वो निकलता है। तो आगे मान लो आपके हाथों में ऐसा बड़ा कोई पत्थर हो गया, मल सूख गया हुआ मल अंदर फंसा है, तो वो आपको पेन कर सकता है जब एनिमा लेते हो तब। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है। एक बार आप बॉडी चेकअप करा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। या तो फिर आपको खट्टे फल पे ज्यादा रहना है, उसका सॉल्यूशन लाना है तो 1 हफ्ता या 15 दिन टोटली खट्टे फल पे रहिए। खट्टे फल से फायदा क्या होगा कि वो जो भी सूख गया होगा मल या जो भी होगा उसको धीरे धीरे वो तोड़ेगा, उसको डाइल्यूट करेगा। और पत्थर भी होते हैं ना, हमारी किडनी में स्टोन हो जाते हैं तो उसको भी पिघाल देने का काम ये खट्टे फल करते हैं। तो वो धीरे धीरे तोड़ेगा, उसकी साइज छोटी हो जाएगी और शायद आपके हाथों में फंसी हुई कोई ऐसी चीज है तो वो निकल जाएगी। ठीक है, तो आप 15 दिन के लिए, हफ्ता या 15 दिन के लिए टोटली खट्टे फल पे प्रयोग कर लीजिए। और एनिमा आप लो तो आप एकदम लेटे आगे डॉगी पॉज कर लो, पूरा पानी अंदर चले जाने दो। ठीक है, और इसी तरह आप एनिमा लेते रहो तो शायद वो निकल जाए चीज, तो आपको ये पेन कम हो जाए। ठीक है, आपने प्रयोग हमारी वीडियोस देख के करे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। दूसरा एक प्रश्न है, राजकोट से मनीषा बहन करके है, दिलवाड़िया, मनीषा दिलवाड़िया। वो लिख रहे हैं, सर मिलेट ની સાથે ખટાશ ખવાય કે નહીં? મિલેટ के साथ वो લીંબુ ટમાટર और આંબલી ખટ્ટી ચીજ ખવાય કે નહીં? મિલેટ ખાવા હોય તો બજારમાં મળતા લોકલ મિલેટ ખવાય કે શ્રી ધાન્ય મિલેટ ખાદરવલી ના ખાવા વધારે સારા? બીજું, ભાત રોટલીની સાથે ખટાશ એટલે કે લીંબુ ટમેટા ખવાય કે નહીં તે જણાવશો। उन्होंने 2-3 बातें पूछ ली है। पहले तो वो बोल रही है कि मिलेट के साथ खट्टी चीजें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो देखो, मिलेट में जो कॉन्सेप्ट है वो वही है
कि आप जब देसी धान्य खाते हो, मिलेट खाते हो, तो उसका फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन में वो चीज खट्टी ही बनती है। तो मिलेट के साथ खट्टी चीज खाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब दही खाते हो तो खट्टा हो जाता है, तो दही के बैक्टीरिया होते ही है, वो बैक्टीरिया ही खट्टी चीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा, मिलेट कौन सा खाना चाहिए वो पूछ रही है। तो मिलेट, आप जो विस्तार में रहती हो, आप राजकोट, सौराष्ट्र, गुजरात में रहती हो, तो आपके सौराष्ट्र के इलाके में जो छोटे छोटे धान्य, हमारे देसी धान्य जो थे, बाजरा जैसा, राजगरा जैसा, रागी है, तो वो गुजरात में जो छोटे छोटे ज्वार है, वो छोटे दाने वाले जितने भी अनाज है, वो सारे को मिलेट बोलते हैं। डॉक्टर खादिर वली जो है वो साउथ इंडिया के है, केरल, कर्नाटक साइड के है, और वहां जो मिलेट होते हैं वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और उसके जो 5 धान्य श्री धान्य में जो देते हैं वो वहां के लोकल है। हमको गुजरात में रहते हैं, तो हमको गुजरात में जो धान्य पैदा होते हैं छोटे छोटे, वो ही हमको इस्तेमाल करने हैं, नहीं के साउथ इंडिया के। ठीक है, तो आपको यहाँ लोकल वाले ही लेने हैं, वहां वाले नहीं लेने हैं। और वो रोटी के और भात के साथ नींबू टमाटर खाने के लिए पूछ रही है, तो खा सकती हो, क्योंकि आप भात या रोटी खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स का काम है आपको ताकत देने का। नींबू और टमाटर खाओगे तो सफाई, क्लींजिंग करता है। हम जो शरीर में खाते हैं उसमें जो कचरा बच जाता है शरीर में अंदर की ओर, क्योंकि शरीर तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो सारा खुराक आपने जो खा लिया, वो खुराक पूरा शरीर इस्तेमाल कर पाता नहीं है। तो उसका जो बचा हुआ कचरा है उसको निकालने का काम ये खट्टी चीजें करती है, तो हम साथ में उसको खा सकते हैं। आगे एक प्रश्न है, जय श्री कृष्ण, फेफड़ों का फूल जाना और फेफड़ों में पानी भर जाना, इन दोनों रोगों में एनडीएस क्या काम करता है? कृपया दोनों रोगों के बारे में विस्तार से समझाइए। तो यहाँ 2 प्रश्न है फेफड़ों के बारे में, फेफड़ों में फूल जाना और फेफड़ों का फूल जाना और फेफड़ों में पानी भरना। तो फूल जाने में क्या होता है, तो यहाँ देखिए हमारे फेफड़ों का काम क्या है कि आपके खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हुआ है वो फेफड़ों में आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में से बाहर निकलता है, और श्वास के, हम जो श्वास बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। हमने जो श्वास लिया है उसमें ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और वहां ऑक्सीजन खून में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो खून ऑक्सीजन वाला फ्रेश हो जाता है और वो शरीर में आगे बढ़ता है, और शरीर में से जो हरा ब्लू रंग का जो खून आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो फेफड़ों में आता है, और लाल रंग का प्योर होके, फिल्टर होके, खून अच्छा होके शरीर में वापस जाता है। तो ये पूरी आखिर साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ आपकी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, वो जो पूरी सिस्टम है वो हमारे फेफड़ों में, वो दीवारों में होती है। तो वहां एक गड़बड़ी के कारण, सीओपीडी के कारण, उसके अंदर वो थोड़े फूल जाते हैं, वो साइज बढ़ जाती है, तो वो इन्फ्लेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो यहाँ कंटामिनेशन हो जाता है। कुछ भी गड़बड़ी के कारण ये फेफड़ों में सूजन आ जाती है और वो फूलते हैं, तो इसको फेफड़ों को फूला बोला जाता है। आप नेचुरल डाइट कीजिए, सही खुराक दीजिए, सही खून बनाइए, न्यूट्रिशन अच्छा दे दीजिए, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, तो एनडीएस ये आपकी फेफड़ों को फूल जाने की जो समस्या है उसको भी ठीक कर देगी। वो होगी ही, क्यों नहीं होगी, होगी। सारी बीमारी, दुनिया के सारी बीमारियों में फायदा मिलता है, तो ये बीमारी में भी आपको एनडीएस से फायदा मिलेगा। ठीक है, अब रही बात फेफड़ों में पानी भर जाना। तो देखो ये फेफड़ों में, देखिए राइट साइड में दिख रहा है ना कि ये ब्लू रंग का जो दिख रहा है वो तो फेफड़ा, फेफड़ा की दीवार और हमारी जो छाती है, चेस्ट है, उसके जो हमारी पछली की हड्डियां है उसके बीच में एक गैप होता है, तो वहां ये पानी इकट्ठा हो जाता है फेफड़ों में। तो ये पानी क्यों होता है, तो ज्यादातर
आपकी जो बीपी ज्यादा रहता है, जिन लोगों को प्रेशर ज्यादा रह जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के ऑक्सीजन लेने के साथ हमारे शरीर, हमारे श्वास के बाहर साथ में पानी भी निकलता है। आप श्वास जब निकालते हो ना, तो आप ऐसे कांच के ऊपर फूंक लगाओ तो क्या होगा, भेज यानी कि नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाता है। तो हम जो श्वास छोड़ते हैं उसके साथ पानी भी निकलता है, ठीक है। तो ये पानी जो है वो खून में से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हालत होती है कि कई बार ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इंटरचेंज करने का जो सेक्शन है, जहाँ जो जगह है, वहां ज्यादा प्रेशर से वो जो जगह होती है वो फट जाती है। जो जो पूरा जो ड्रम जैसा आकार है जो आपको गोल दिख रहा है यहाँ, तो इसके अंदर वो जो स्पेस है उसकी जो पेरिफेरी है वो फट जाती है, फिर वहां से पानी लीक हो जाता है। तो वो पानी लीक हो जाता है, वो फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है, तो फिर फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो हमारी जो फेफड़ों की जो दीवारें है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो वो जो संरचना है, इसकी जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, वो पतली हो जाने के कारण या डैमेज हो जाने के कारण, या तो अंदर कोई बीमारी के कारण, या तो ज्यादा प्रेशर के कारण वो जब फट जाते हैं तो वहां से पानी लीक होना चालू हो जाता है। जो पानी को बाहर निकलना था वो अंदर ही रह जाता है, फिर वो जमावट होने लगती है। कई बार कंटामिनेशन की सडन की भी फ्लूइड बनती है। कई बार हमारे चमड़ी के ऊपर हो जाते हैं ना, कहीं लग जाता है तो ऊपर पस हो जाता है और पानी भर के फुग्गा हो जाता है, फूल जाता है। तो आपके फेफड़ों में कोई प्रकार का डैमेज है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, और वो भी कंटामिनेट करके कोई फ्लूइड बना सकता है, तो उसके कारण भी पानी इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। तो पानी इकट्ठा होने के कई कारण हो सकते हैं। तो आपके शरीर में कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, सडन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको पकाया छोड़ देना चाहिए खाना। एक ही टाइम पकाया खाओ, और उसमें खास कुकर में सब्जी मत बनाइए, और पकाए में दालें मत खाइए। देखो, दाल ऐसी चीज है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, और प्रोटीन जल्दी सड़ जाता है, ठीक है। तो ये फेफड़ों की जो जिन लोगों को समस्या है, वो लोग पकाई हुई, कुकर में बनाई हुई दालें पकाई हुई मत खाइए, आप अंकुरित करके दाल खाइए। आप मूंग को अंकुरित करके खाइए तो वो प्रोटीन जल्दी सड़ेगा नहीं, लेकिन वही मूंग को आप कुकर में डाल दोगे और सीटी लगाओगे और बॉईल करके खाओगे तो वो प्रोटीन जल्दी सड़ जाएगा, तो फिर वो शरीर में, फेफड़ों में समस्या बढ़ाएगा। तो जिसको जी समस्या है फेफड़ों की, वो टोटली कच्चा खाए, पकाया बंद कर ले, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर ले, 24 घंटे में से 8 घंटा ही खाए, 16 घंटा फास्टिंग करे, ठीक है। और दूसरा, कफ प्रकृति वाला है तो मीठे फल कम खाए, मीठे फल, ठीक है। और ज्यादा पके हुए फल मत खाए, वो कफ प्रकृति वाले है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। एनडीएस फॉलो कीजिए, एनिमा लेते रहिए, पेट साफ कीजिए, आंतों की सफाई करते रहिए, आपकी खून की सफाई करते रहिए, कच्चे फल खाइए, हरी पत्ती खाइए, और पकाया बंद कर लो, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो। तो ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग है, वो आप समझ लीजिए। शरीर की सफाई कहाँ, खुराक कैसे देना है, आपका स्वाद कैसा होना चाहिए वो, और धीरे धीरे चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। ये भी योगाहार का पूरा चार्ट है, शरीर सफाई, शरीर खुराक और सावधानियां। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को तो छोड़ देनी है, और पेस्टिसाइड वाला जो खुराक है उसको पका के खाओगे तो और ज्यादा नुकसान करेगा। हमारे यहाँ अहमदाबाद और गांधीनगर सेंटर पे हर रोज एनडीएस को, नेचर योगाहार को समझाने के लिए फ्री सेमिनार होते हैं। अहमदाबाद में 4 से 6 का 2 घंटे का हर रोज सेमिनार फ्री होता है, और गांधीनगर में 10 से 11 और 4 से 5 ये 1 घंटे का सेमिनार कोई एक अटेंड करने वाले को ये स्पिरुलिना फ्री मिलेगी। सेमिनार तो फ्री है, लेकिन आप सेंटर पे आते हो, योगाहार को समझते हो, उसके सामने हम आपको, आपने अच्छा काम किया है तो सामने आपको स्पिरुलिना फ्री मिलेगी। हमको कंपनी वाले दे रहे हैं,
उन लोगों ने 3000 पब्लिक तक देने के लिए वादा किया है, वो खत्म हो जाएंगे तब तक आपको फी मिलते रहेंगे। ये आहार का इंजीनियरिंग का सिंबॉलिक है। आप छोटे हो, बड़े हो या जुआन हो, सबको ये आहार के नीति नियमों का पालन करना जरूरी है। योगाहार की बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ये हमारे पास से भी मंगवा सकते हो, और उसकी ई बुक भी अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। एनिमा की किट जो है, वो योगाहार की पूरी किट, एनडीएस की पूरी किट हमने बनाई है, जिसमें योगाहार बुक आ जाती है, एनिमा का पोट आता है, मल शुद्धि पाउडर आंतों की सफाई के लिए, और आपके शरीर के कारीगर और रिपेयरिंग के सामान के लिए हरी पत्तियों का पाउडर, और साथ में इमली जो आपके मुंह में सलाइवा बनाने का काम करेगी, वो पूरा सेट और छन्नी के साथ पूरा आपको 800 रुपये में आपके घर बैठे मिल जाएगा। फ्री डिलीवरी चार्जेज है। योगाहार जो नए लोग हैं वो समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, और वहां योगाहार हिंदी में करके पूरा प्ले लिस्ट है, पूरा कोर्स, वो एक बार जरूर देख ले। फूड विद लाइफ की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको हर रोज अच्छी अच्छी चीज खाने को मिलेगी, तो आप वहां जाइए और नई नई चीजें देखें और बना के खाइए, खिलाते रहिए, मजा करें। आप ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट करते हो तो छाप सकते हो, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों और नई काम की बातों के साथ। नमस्कार।